नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात पीटी भद नेट परीक्षा रद्द, क्योंकि नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है और नीट परीक्षा का बवाल अभी थमा ही भी नहीं था और अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसका ऐलान किया, जिसको लेकर अब सियासत तेज है। परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में परीक्षार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। एक संगठन ने शिक्षा के सिस्टम को कैप्चर कर रखा है और छात्रों के साथ धोखा हुआ है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएम प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। विजय सिन्हा ने नीट और मंत्री एनएच कनेक्शन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैंने अपने मामले की विभागीय जांच कराई है। जानकारी के अनुसार 1 मई को तेजस्वी के पीएम जो प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग यानी कि एनएच के निरीक्षण गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया गया था। एनटीए द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ियों की कई रिपोर्ट्स सामने आई और नीट के बाद नेट की परीक्षा सवालों के घेरे में है और सवालों के घेरे में आने से एनटीए की साख पर बट्टा लग गया है। सवाल ये है कि आखिर बार बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अब प्रदर्शन इसी बात को लेकर छात्रों का उग्र है। तो मैं आपको बताता हूं, जिन बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शियल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है और इसका आप एपिसेंटर देखिए। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये कब शुरू हुआ था? आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंद्र के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखा जाए नीट का जो बवाल था वो ऑलरेडी इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी थी, एनटीए कटघरे में थी, हालांकि अभी भी है और अब नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई। अब ये एक सियासत का मुद्दा बन गया है सियासतदानों के लिए।
आपको बता दें कि देश में जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और लीक होने के आरोप लग रहे हैं, उससे देश का छात्र और युवा बिल्कुल सड़कों पर उतरा हुआ है। धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ जारी है, प्रदेशों में प्रदेश सरकार के खिलाफ जारी है। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार स्वच्छता की बात करती थी, परीक्षाओं को लीक प्रूफ कराने की बात करती थी, युवाओं को नौकरी देने की बात करती थी, लेकिन जिस प्रकार पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, उनके आरोप लग रहे हैं और पेपर कैंसिल हो रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने में और दिक्कत बढ़ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सियासी किसी भी राजनीति की हो, किसी भी कोई दल हो, किसी भी मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं अखिलेश, चाहता राहुल है। गांधी ने भी साफ तौर पर कहा है और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब यह संसद में मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक पर मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है, छात्र सड़क पर है, तो सियासत होना वाजिब है। अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब नेट के रद्द हुए पेपर और नीट का लीक हुए पेपर को लेकर जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी पर जोरदार हमला बोला गया। मोदी सरकार पर कहा गया कि अब वो उनसे कोई डरता नहीं है और डर की अब कोई बात नहीं, युवा सड़क पर उतर रहे हैं। और इस मुद्दे को जहां तक देखा जाए, संसद का जो विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई के बीच बुलाया जा रहा है, इस दौरान होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान पेपर लीक का मामला हंगामा जरूर देखने को मिलेगा। विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर जवाब दिया जाता है तो हंगामा कम होगा, लेकिन इस बीच अखिलेश, इन तमाम जो हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सवाल यही बड़ा उठता है कि छात्र सड़क पर हैं, युवा सड़क पर हैं, बेरोजगार सड़क पर हैं, पेपर लीक के शिकार युवा सड़कों पर धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। अब विपक्ष को बैठे बैठाए ये मुद्दा हाथ में लग गया है, तो संसद के विशेष सत्र जो 24 जून से 3 जुलाई को होगा, उसमें विपक्ष संसद में हंगामा करेगा, सरकार से जवाब मांगेगा। और बात रही इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो जो अभी जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और मोदी सरकार को घेरने के लेकर युवाओं की बात उठाने और जोरदार बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नीट यूजी परीक्षा की धांधली के मसले में हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, विचाराधीन है ये मामला, और एक तरफ सड़कों पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। और इस मामले में बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम का नाम जोड़कर सनसनी फैला दी है। हालांकि अब ये मसला जो है संसद तक पहुंचेगा और संसद में इस मसले को उठाया जाएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं नीतीश को झटका, आरक्षण अटका। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल आरक्षण का जो दायरा है 50% से बढ़कर 65%, यानी कि 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, ABC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया और कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। आपको बताते चलें कि दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला 11 मार्च को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। ये जातिगत सर्वे के बाद, जातिगत सर्वे होने के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा नामांकन में शैक्षणिक संस्थानों के और बिहार सरकार के सरकारी पदों पर के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ा के 65% कर दिया गया था, 65%, जो संवैधानिक रूप से संपूर्णतया गलत है, जो संविधान द्वारा मना किया गया है। इसके बाद इस चीज को लेकर हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया गया था। हमारे पिटिशनर राकेश शर्मा खुद एक एडवोकेट हैं, मैं उनका एडवोकेट रहा हूं यहाँ कोर्ट में। हम लोगों ने बहस किया था, जजमेंट रिजर्व हो गया था। आज जजमेंट पर केस था। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के पीठ के द्वारा इन दोनों अधिनियमों को सेटिसाइड कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये दोनों संविधान के अनुच्छेद 14
15, 21 का वायलेशन है, उसको भंग करता है। मैं समझता हूँ आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसमें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था। हम भी तैयार हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर हैं, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए। पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। तो ऐसे फैसले फासला बढ़ाते हैं और जिस तरीके से नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है, एबीसी, एससी और एसटी के लिए 65% जो आरक्षण का जो मामला है, इसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यानी कि इस आदेश को रद्द कर दिया गया है, संवैधानिक तौर पर इसे गलत करार दिया गया है। और देखा जाए आर्टिकल 14 और 15 और 21 के तहत ये असंवैधानिक है। तो अब आगे क्या इस आरक्षण को लेकर क्या फिर से कोई याचिका और पिटीशन दायर की जाएगी, क्योंकि अब फिलहाल ये एक बड़ा झटका है नीतीश सरकार के लिए। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है नीतीश सरकार को। पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका आरक्षण के मामले में जरूर दिया है। और आरक्षण जो प्रदेश सरकार ने 65% का एक स्लैब तैयार किया था, उस स्लैब को पटना हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए नीतीश सरकार को झटका दिया। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। इसमें ये अन्य कई याचिकाएं थी, उनको एक साथ कंपाइल करके बहस हुई थी। राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जो आरक्षण में मुद्दा 50% का जो स्लैब रखा गया था, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और 65% जो आरक्षण किया गया है वो गैर कानूनी है, इसलिए रद्द किया जाता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, इन तमाम चीजों के लिए कोटा बढ़ाया था। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए 20% किया था, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% किया था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18% का कोटा बढ़ा के कुल मिला के ये 65% का एक कोटा स्लैब तैयार किया था, जो बिहार सरकार लोगों को सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में देने के लिए बनाया गया था। और इसको याचिकाकर्ता राकेश शर्मा ने पिटीशन दायर की थी, जिस पर उनके तरफ से एडवोकेट कई ने बहस की और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने की। लेकिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ केवी चंद्रन ने फिलहाल इसको गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया और पुरानी व्यवस्था स्लैब को ही लागू करने का आदेश दिया। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने का जो निर्णय है वो पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया है। बढ़ते आगे बात करते हैं अगली अहम खबर की। योगी का फरमान, एक परिवार एक पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी और प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देशित भी किया गया। उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने और प्रत्येक परिवार के न्यूनतम और एक सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में
परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार हैं, जो कि 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं और इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है और परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर रहे उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। संदीप मिश्रा इसी खबर पर आज जुड़े हुए हैं। अब हर जरूरत को पूरा करने का क्या ये माध्यम बन सकेगा? संदीप, जिस तरीके से ये फैसला निकलकर सामने आया, अपने 5 आवास पर जो है एक बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में साफ तौर पे शोनी सीएम योगी ने एक फैसला दिया है, क्योंकि जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की है उसमें फैमिली आईडी कार्ड के संबंध में बैठक की है, यानी कि हर परिवार के पास में फैमिली आईडी कार्ड और परिवार की हर जरूरत को पूरा करने के लिए बनेगा, माध्यम बनेगा। और इसके साथ साथ परिवार आईडी से हर एक वंचित और गरीब को जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा तो उनको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ ईज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस को आधार बनाता हुआ ये दिखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है उन गरीब तबके लोगों को जोड़ना चाहते हैं और उसके साथ ही साथ में इसका लाभ जो है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी लाभार्थी पारक जो योजनाएं हैं, सेवकाएं हैं, ऑनलाइन है, इसके आधार पर अपना अधिग्रहण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैमिली का जो कार्ड होता है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार पर ऑथेंटिकेशन कराने के लिए और फैमिली आईडी कार्ड से मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे इसको। तो ये एक बड़ी पहल होगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक संपन्न की है और इसको लेकर के कई निर्देश जो है जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, कब से इस पर काम शुरू किया जाएगा ये भी देखना होगा। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हर जरूरत को किस तरीके से पूरा किया जाए इस दिशा में एक प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है और अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है। तो हर एक परिवार के पास ये फैमिली आईडी होनी चाहिए ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके। बढ़ते आगे और बात करते हैं सवालों का वास्ता लापरवाही में हादसा। पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि मालगाड़ी के चालक दल और जलपाईगुड़ी डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही से यह हादसा हुआ है और सोमवार को एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा इलाके में पीछे से टक्कर मार दी थी और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में यात्री जो हैं वो ट्रेन का गार्ड और मालगाड़ी का चालक भी यहां पर शामिल था। हादसे के बाद रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को अनदेखा किया, जिस वजह से यह हादसा हुआ और रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर ने इस हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। और हादसे के तुरंत बाद रेलवे ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम भी बनाई, जिसे शुरुआती जांच का जिम्मा दिया गया। अब जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और रिपोर्ट के मुताबिक 5 अधिकारियों ने पाया कि हादसे में मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल का उल्लंघन किया और साथ ही स्पीड लिमिट का भी उल्लंघन किया। एक अधिकारी का यह भी कहना रहा कि न्यू जलपाईगुड़ी रेल डिवीजन के परिचालन विभाग की लापरवाही है और वो रानी पात्रा और चतरहाट जंक्शन के रूट को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा सका। और अब बात बेईमान मौसम की। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के झोंके चल रहे हैं। हालांकि गर्मी का सितम बरकरार है। मौसम विभाग ने गुरुवार से 20 राज्यों में प्री मानसूनी बारिश होने का आसार अंदेशा जताया है। भारतीय मौसम विज्ञान और विभाग का कहना है कि
12 से 18 जून के बीच मॉनसून में कोई प्रगति फिलहाल नहीं होगी और इसके चलते जून के महीने में देश में सामान्य से 20% बारिश कम हुई है अगर अनुमान जताया जाए पिछली बार से। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते आखिर और अगले हफ्तों में शुरुआत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं यादें और मनुहार नदी के घाट गुलजार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार को सरयू महोत्सव शुरू हुआ और इन दिनों सरयू नदी के घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं और सालगिरह यानी कि नदी के जन्म की सालगिरह के रूप में ये मनाया जाता है। और मान्यता है कि सरयू नदी की उत्पत्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा में हुई थी और इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार को सरयू महोत्सव शुरू हुआ। इस दिन सरयू नदी के घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सरयू महोत्सव नदी के जन्म की सालगिरह के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि सरयू नदी की उत्पत्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुई थी। इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को है। सरयू जयंती है 22 तारीख, ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरयू माँ का जन्म हुआ है। तो आज 20 तारीख है, आज सरयू महोत्सव मनाया जा रहा है। सरयू महोत्सव से सरयू जयंती के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। मुहूर्त बन गया है कि अब सरयू जयंती आज से शुरू हो गया है, 22 को होगा। आज हजारों की संख्या में पब्लिक आप दर्शन कर रहे हैं, भक्त आए हैं और सरयू महोत्सव का लाभ ले रहे हैं। सरयू महोत्सव पर श्रद्धालुओं ने घाटों पर पूजा अर्चना की। सरयू का स्नान करने, रामलला का दर्शन करने, बजरंगबली का दर्शन करने, साधु संत बहुत विद्वान जहाँ रहते हैं उनसे मुलाकात करने और क्या करने आएंगे। तो कैसा पुण्य मिलता है यहाँ स्नान करने? ये अपना भावना है, भावना के अनुसार सबको फल मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है कि जो सरयू माता का स्नान करने बराबर आते हैं और कंटिन्यू आते हैं, डेली आते हैं। कृपा है कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ब्यूटीफुल हैं, बहुत वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैं। सरयू नदी का जिक्र रामायण समेत कई प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में है। सरयू के किनारे बसा अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। इस वजह से भी नदी की महिमा बढ़ जाती है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।